गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन पिछली कक्षा में एक्शन रिसर्च के ऊपर डिस्कशन शुरू कर चुके हैं और पिछली 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको एक्शन रिसर्च के बारे में जो सामान्य बातें थी उनके बारे में जानकारी दी है। अब देखिए, मैंने जो पीछे बताया है उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि एक्शन रिसर्च, ये मैंने आपको बताया कि एक्शन रिसर्च एक रिसर्च का टाइप है। तो यहां सबसे पहले अपन इस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़े तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां रिसर्च के टाइप्स की चर्चा की जाती है तो हमारे पास इस एक्शन रिसर्च के अलावा और क्या क्या ऑप्शन रिसर्च के टाइप पे मिल सकते हैं या ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें अपने को मिल सकती हैं। इसके लिए एक्शन रिसर्च से पहले आपको रिसर्च के टाइप्स पर थोड़ा डिस्कशन करना होगा, क्योंकि जैसे रिसर्च के टाइप्स में से एक टाइप एक्शन रिसर्च है, इसलिए हमें पहले ब्रीफ में उस इंट्रोडक्शन को देखना होगा। तो देखिए, अभी आज की इस क्लास में अपन टाइप से ही शुरुआत करेंगे। ये देखिए, अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। जब आप रिसर्च के अध्याय में रिसर्च के टाइप्स पर ध्यान देंगे तो आपको ये कुछ चीज़ें मिलेंगी या कुछ टाइप्स मिलेंगे। पहला है क्वांटिटिव रिसर्च या मात्रात्मक अनुसंधान, दूसरा है क्वालिटिव रिसर्च या गुणात्मक अनुसंधान, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान, चौथा एनालिटिकल रिसर्च या विश्लेषणात्मक अनुसंधान, पांचवा है अप्लाइड रिसर्च या व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अनुसंधान, पांचवा है फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान, छठा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या परख शोध, या नेक्स्ट है कंक्लूसिव रिसर्च या निर्णयात्मक अनुसंधान, और नेक्स्ट है सर्वे या सर्वेक्षण अनुसंधान या केस स्टडी और मामले का अध्ययन। ये जो हेडिंग्स मैंने आपको बताई हैं, देखिए ये सारे टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कॉमन टाइप हैं रिसर्च के। अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखिए क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इन टाइप्स का मीनिंग देखने की जरूरत है। ठीक है, आपके लिए जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन रख रहा हूं, इसको ध्यान से देखेंगे। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का जिससे संबंध है, क्रियात्मक अनुसंधान का जिससे संबंध है। ठीक है, यहां पहला ऑप्शन आपको दे दिया व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको परख अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन दे दिया निर्णायक अनुसंधान, क्या दे दिया, निर्णायक अनुसंधान, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया मौलिक अनुसंधान। तो यहां देखिए, सामान्य वर्गीकरण में आपको इनमें से क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे जोड़ना है। तो देखो, ये सामान्य वर्गीकरण जो अनुसंधान का आता है उनमें से एक्शन रिसर्च का संबंध इससे है। एक्शन रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्य करने के दौरान जो चुनौतियां या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस रिसर्च की आवश्यकता होती है वो व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अनुसंधान या अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च है। वास्तविक परिस्थितियों में जब हम काम कर रहे होते हैं उस समय हमें किन समस्याओं का सामना करना होता है और उनका समाधान करने के लिए हमें कौन सी रिसर्च मदद कर सकती है, वो है एक्शन रिसर्च। तो ये जो 10 टाइप्स मैंने आपको
रिसर्च के बेसिकली बताए, उनमें से एक्शन रिसर्च का संबंध, तो एक्शन रिसर्च जो है वो एक तरह से एक एप्लाइड रिसर्च है, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अनुसंधान है। ठीक है, ये वर्गीकरण में जो टाइटल्स हैं ये मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि पहला सवाल जो हमारे सामने ट्रेस होकर आता है, या वर्गीकरण से पहला सवाल जो फिल्टर होकर आता है वो यही है कि क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध जो है वो इनमें से किस टाइप के रिसर्च से है। देन इसका उत्तर आपके सामने निकल करके आ रहा है एप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है, ओके, ये सवाल आपको यहां से देखना है। दूसरी चीज देखिए, आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी लाइफ में किसी भी कार्य को बिना ऑब्जेक्ट के या बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं, और रिसर्च जो है वो बहुत ही कंसंट्रेटली ऑब्जेक्टफुल एक्टिविटी है। कहने का मतलब है कि अनुसंधान जो है वो उद्देश्यों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या ऑब्जेक्टफुल, बहुत ही गंभीर उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया अपन रिसर्च को मान सकते हैं। और यहां रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स अपन पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जनरली अपन जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं रिसर्च का, तो 10 हेडिंग्स जो है वो रिसर्च के टाइप्स पर मैंने आपको बताई है, और उनमें से क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध जो है वो अप्लाइड रिसर्च से या प्रयोगात्मक या व्यवहारिक अनुसंधान से है। ऐसे ही आप किसी भी पैटर्न में पढ़ोगे तो एक वर्गीकरण आपको उद्देश्यों पर आधारित वर्गीकरण मिलेगा। तो यहाँ इस स्लाइड की हेडिंग आप देखिए, अनुसंधान के उद्देश्य या उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान के प्रकार। तो देखो दोनों बातें एक ही हैं। देखो अनुसंधान के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो इसका मोटे तौर पर ये हेडिंग्स बनती हैं। अनुसंधान के मुख्यतः उद्देश्यों को मोटे तौर पर 4 श्रेणी में बांटा गया है: सैद्धांतिक उद्देश्य, तथ्यात्मक उद्देश्य, दार्शनिक या सत्यात्मक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। ऐसे ही इसको दूसरे वे में अपन इसको देखना चाहें। देखो ये तो है अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं, तो देखो अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक होता है, अनुसंधान का उद्देश्य तथ्यात्मक होता है, अनुसंधान का उद्देश्य दार्शनिक या सत्यात्मक होता है, और अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक होता है। तो देखो अनुसंधान के उद्देश्यों को मोटे तौर पर अपन जो बांट रहे हैं, नए सिद्धांतों की खोज करना, नए सिद्धांतों की खोज करना अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है। नए तथ्यों को ज्ञात करना अनुसंधान का तथ्यात्मक उद्देश्य है, और किसी अंतिम सत्य या सच्चाई की खोज करना, किसी भी मुद्दे पर सच्चाई की खोज करना जो है वो क्या है, अनुसंधान का उद्देश्य हो सकता है। व्यवहारिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहारिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है कि जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो व्यवहार में प्रैक्टिकली उस कार्य को करने के दौरान हमें जो चुनौतियां या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, ये भी अनुसंधान का उद्देश्य हो सकता है। तो मोटे तौर पर अनुसंधान के उद्देश्य सैद्धांतिक हो सकते हैं, तथ्यात्मक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं और व्यवहारिक हो सकते हैं। तो ये अनुसंधान का उद्देश्य है। देखो आपसे पूछ लिया जाए, सवाल दे दिया कि अनुसंधान का उद्देश्य होता है, पहला दे दिया सैद्धांतिक, दूसरा दे दिया तथ्यात्मक, तीसरा दे दिया दार्शनिक और चौथा उपयुक्त सभी। मतलब इनमें से 3 देके और चौथे में ऑल ऑफ अबव या उपयुक्त सभी रख दिया, तो ये सारे टाइप के उद्देश्य होंगे। कहने का मतलब अनुसंधान के उद्देश्य सैद्धांतिक भी हो सकते हैं, मतलब नए सिद्धांतों की खोज करना अनुसंधान का उद्देश्य हो सकता है, नए तथ्यों की खोज करना अनुसंधान का उद्देश्य हो सकता है, अंतिम सत्य या सच्चाई को खोजना उद्देश्य हो सकता है अनुसंधान का, और व्यवहार के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढना रिसर्च का या अनुसंधान का उद्देश्य हो सकता है। तो देखो ये पहला पार्ट इसका ऑब्लिक से पहले वाला क्या है, अनुसंधान के उद्देश्य। तो अनुसंधान के उद्देश्यों को मोटे तौर पर अपन कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में बांट रहे हैं। ये इसलिए इसको अनुसंधान का उद्देश्य आधारित वर्गीकरण भी लिख सकते हैं अपन। फिर अगली चीज जो आप देखेंगे वो इस ऑब्लिक के बाद वाली बात को देखिए, उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट रिसर्च जो है उसको कितने भागों में अपन बांटते हैं, तो देखिए पहला है सैद्धांतिक अनुसंधान, तथ्यात्मक अनुसंधान, दार्शनिक या सत्यात्मक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान, या इनको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च, फैक्चुअल रिसर्च, फिलोसफिकल या वर्बल रिसर्च और
अप्लाइड रिसर्च। इनके आगे इनका जो ऑब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है। देखिए, सैद्धांतिक अनुसंधान जो होते हैं उनका उद्देश्य नए सिद्धांतों और नियमों की खोज करना या उनका प्रतिपादन करना है। तथ्यात्मक अनुसंधान जो होते हैं उनका उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज करना होता है। दार्शनिक या सत्यात्मक उद्देश्य से अनुसंधान जो होते हैं उनका उद्देश्य किसी अंतिम सच्चाई को, अंतिम सत्य को या किसी शाश्वत सत्य को खोजना उसका उद्देश्य होता है। और व्यवहारिक अनुसंधान जो होते हैं वो तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। मतलब इमीडिएट हमारे सामने कुछ चुनौतियां या जो चैलेंज आ जाते हैं उन चैलेंज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जिस अनुसंधान को अंजाम देते हैं वो है व्यवहारिक अनुसंधान। तो देखिए, यहां अपने लिए एक बार फिर इस ऑब्जेक्टफुल वर्गीकरण में, तो इनसे यदि आपसे पूछा जाए कि इन चारों में से किस प्रकार के अनुसंधान से संबंध एक्शन रिसर्च का है, तो ये चौथे से होगा। एक्शन रिसर्च जो है वो किससे संबंधित है? व्यवहारिक अनुसंधान से। इसका मतलब देखिए, व्यवहारिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति, या इसको यूं लिख सकते हैं तात्कालिक समस्याओं का समाधान। इमीडिएट हमारे लिए कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उन समस्याओं का जो समाधान है वो समाधान हमें अप्लाइड रिसर्च से मिलेगा। और अप्लाइड रिसर्च का ही एक एग्जाम्पल क्या है? एक्शन रिसर्च है। तो एक्शन रिसर्च जो है वो किसका एग्जाम्पल है? अप्लाइड रिसर्च का या व्यवहारिक अनुसंधान का। और व्यवहारिक अनुसंधान का उद्देश्य तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना या तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। तो देखिए, एक बार फिर वापस जाइए, यहां मैं आपको समझा रहा हूं। पिछले वर्गीकरण को अपन ने देखा तो एक्शन रिसर्च का संबंध किससे था? अप्लाइड रिसर्च से। और अभी इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है इसका संबंध भी किससे है? अप्लाइड रिसर्च से। क्लियर हो गई बात? तो यहां कुल मिलाकर कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये एक व्यवहारिक अनुसंधान है। एक्शन रिसर्च क्या है? व्यवहारिक अनुसंधान है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और व्यवहारिक अनुसंधान कौन से होते हैं? व्यवहारिक अनुसंधान वो होते हैं जो तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज अपन इसमें देखेंगे वो स्लाइड देखिए। अब देखो, मैंने आपको पिछली कक्षा में शुरू में स्टार्टिंग में जो बात बताई थी, रिसर्चर जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहले रिसर्चर वो होते हैं जो सब कुछ छोड़कर खाली अपने रिसर्च पर 100% कंसंट्रेट हो जाते हैं, अपने अनुसंधान कार्य के ऊपर 100% डेडिकेशन दिखाते हैं और बाकी किसी कार्य को वो नहीं करते। दूसरी बात, कुछ रिसर्चर ऐसे होते हैं जिनके लिए अपना टास्क या अपना कार्य प्राथमिकता पर होता है और अपने काम को करने के दौरान ही वो रिसर्च को पूरा कर देते हैं। तो देखो, पहले टाइप के जो रिसर्चर होते हैं वो सामान्य रिसर्चर या दार्शनिक प्रकृति के रिसर्चर होते हैं। वो पहले हाईली ट्रेंड किए जाते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, रिसर्च से संबंधित सिद्धांतों वगैरह के बारे में अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो रिसर्च को पूरा करते हैं। जबकि एक्शन रिसर्चर वो होते हैं जिन्हें रिसर्च की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। वो काम करने के दौरान किसी समस्या को फेस करते हैं और कार्य करने के दौरान ही उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। तो कार्य के साथ साथ वो लोग अपने रिसर्च को पूरा कर देते हैं। तो एक्शन रिसर्चर वो है जो एक कार्यकर्ता की हैसियत से अपने रिसर्च को पूरा करता है। सामान्य रिसर्चर वो होता है जो एक लंबे प्रशिक्षण के बाद में अपने रिसर्च कार्य के प्रति पूरा डेडिकेशन दिखा के। तो देखो, एक्शन रिसर्च के लिए 100% डेडिकेशन दिखाना जरूरी नहीं है, कार्य के दौरान या कार्य के साथ साथ ही वो रिसर्च पूरी हो जाती है। जबकि सामान्य रिसर्च के लिए डेडिकेशन, प्रशिक्षण, ये सब चीजें जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि रिसर्च जो है वो डेटा एनालिसिस पर डिपेंड करता है। तथ्यों या आंकड़ों का विश्लेषण करके उस रिसर्च को पूरा किया जाता है। तो तथ्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले प्राइमरी डेटा जो होते हैं जिनका कहीं पहले से उल्लेख नहीं होता है, किसी भी रिपोर्ट में, किसी मैगजीन में, किसी वेबसाइट पे, किसी किताब में, किसी अखबार में ऐसे डेटा नहीं होते हैं। मतलब जो रिसर्च करने वाला है वो फील्ड में डोर टू डोर जाके, स्कूल टू स्कूल जाके, संस्था टू संस्था जाके, व्यक्ति से व्यक्ति टू व्यक्ति जाके अपने
जो डाटा है वो कलेक्ट करेगा, फिर उनको विश्लेषण करेगा और निष्कर्ष निकालेगा। तो ये जिन तथ्यों को कहीं से लिया नहीं जाता, फील्ड में जाके अपने स्तर पर अनुसंधानकर्ता जुटाता है, ऐसे तथ्यों को अपन कहते हैं प्राइमरी डाटा। दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। तो देखो सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जो पहले से कहीं उल्लेख होता है, जैसे किसी वेबसाइट पे है, किसी अखबार में है, किसी न्यूज़पेपर में है, किसी संस्था द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट में है, या किसी व्यक्ति ने पहले से अपने डायरी में उन डेटाज को मेंटेन कर रखा है। तो वो कैसे होते हैं? सेकेंडरी डाटा। मतलब रिसर्चर पहले से उल्लेखित किसी डेटा का यूज कर रहा है, इसका मतलब उसकी रिसर्च सेकेंडरी डाटा पर है। और रिसर्चर अपने स्तर पर फील्ड में जाकर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जाकर अपने डेटा को कलेक्ट करता है और उसके बाद रिसर्च को पूरा करता है। तो ऐसी रिसर्च प्राइमरी डेटा पर निर्भर करती है। अब यहां देखो, मैं आपको बता दूं कि सामान्य रिसर्च जो एक बहुत बड़े डेडिकेशन के साथ पूरी की जाती है, सामान्य रिसर्चर या सामान्य रिसर्च जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों पर आश्रित हो सकती है। मतलब जो सामान्य अनुसंधान है उसमें प्राथमिक तथ्यों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और द्वितीयक तथ्यों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि एक्शन रिसर्च हमेशा प्राथमिक तथ्यों पर निर्भर करती है। मतलब एक्शन रिसर्च में केवल उन्हीं तथ्यों को या उन्हीं फैक्ट्स को शामिल किया जाता है जिनको रिसर्चर ने खुद फेस किया है, जिनका कलेक्शन या संग्रहण रिसर्चर ने खुद किया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च जो है उसमें सेकेंडरी डाटा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अब यहां अपन बात करें डेटा के संग्रहण की, तो देखो इन दोनों में से शुद्धता किसकी है? तो डेटा के संग्रहण में शुद्धता होती है प्राथमिक डाटा की। जिस चीज को हमने प्रत्यक्षतः घटित होते हुए देखा है, जिस फैक्ट को, और उस फैक्ट को अपन अपने रिसर्च का मुद्दा बना रहे हैं, तो उसमें शुद्धता होती है। और अगर हमने किसी पहले से उल्लेखित किसी रिकॉर्ड से या किसी स्रोत से सीधा का सीधा उठाया है, तो हमें नहीं पता कि वो फैक्ट एक्चुअल में सही है या नहीं। तो जब सत्यता की बात करें, शुद्धता की बात करें, तो सेकेंडरी डाटा की बजाय प्राइमरी डाटा ज्यादा शुद्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी डाटा मतलब डोर टू डोर या सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जाकर ऐसे तथ्यों को जुटाना मुश्किल होता है। तो प्राइमरी डाटा जुटाना मुश्किल है, जबकि सेकेंडरी डाटा को तो अपन कहीं से भी ले सकते हैं। तो देखो सेकेंडरी डाटा का क्षेत्र व्यापक हो सकता है लेकिन शुद्धता कम है, जबकि प्राथमिक डाटा या प्राथमिक तथ्य जो है, आंकड़े जो हैं, उनकी शुद्धता ज्यादा होती है लेकिन उनका स्कोर हमारे पास क्या होता है? कम होता है, उनकी मात्रा कम होती है। ये तो देखो आपसे पूछ लिया जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान किस पर आश्रित होता है, तो प्राथमिक डाटा पर, जबकि सामान्य अनुसंधान प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा पर आश्रित होता है। ठीक है, अब जब अपन डेटा को कई जगह से कलेक्ट करते हैं या डाटा को कलेक्ट करने का जो दायरा है या क्षेत्र है वो बड़ा है, तो देखो जितने बड़े फील्ड से अपन डेटा उठाएंगे रिसर्च में, उस रिसर्च को का जो निष्कर्ष है उसको लागू करने का फील्ड भी उतना ही बड़ा होगा। और जिस रिसर्च के डेटा अपन जितने सीमित क्षेत्र से उठाएंगे, उसके निष्कर्षों को लागू करने का दायरा भी क्या होगा? उतना ही छोटा होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक अनुसंधान ऐसा है जो एक सामान्य अनुसंधानकर्ता ने एक स्टेट के बहुत सारे स्कूलों को रैंडमली शामिल किया है और उसके बाद इस किसी भी विद्यालय समस्या के ऊपर निष्कर्ष तैयार किया है, तो उस निष्कर्ष को उस स्टेट की सभी समस्याओं पर लागू किया जा सकता है। लेकिन एक शिक्षक ने क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता की हैसियत से यदि केवल अपनी कक्षा के स्टूडेंट्स के ऊपर या अपनी विद्यालय के छात्रों के ऊपर जो तथ्य हैं उनको कलेक्ट करके निष्कर्ष तैयार किया है, तो ऐसे एक्शन रिसर्च का परिणाम जो है वो केवल उसी स्कूल तक के बच्चों पर लागू किया जा सकता है, स्टेट के पूरे बच्चों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब कि सामान्य जो अनुसंधान है उसका दायरा जो है वो बड़ा होता है बजाय किसके? क्रियात्मक अनुसंधान के। या यूं कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के तथ्य शुद्ध होते हैं लेकिन इसका क्षेत्र जो है वो सीमित है, जबकि सामान्य अनुसंधान के जो डेटा है वो कम अशुद्ध है लेकिन उसका दायरा या स्कोप है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हमें एक्शन रिसर्च की विशेषताओं को जानना है तो उनको किसके साथ कंपैरिजन देना पड़ेगा? सामान्य अनुसंधान के साथ कंपैरिजन देना पड़ेगा। इसलिए इन अगली 2 स्लाइड में मैंने एक्शन रिसर्च की विशेषताओं को सामान्य अनुसंधान की विशेषताओं के साथ कंपैरिजन करते हुए रखा है। क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देखो इन्हीं में से अपन क्या करेंगे? सवालों को डिसाइड करेंगे। तो यहां एक तरफ मैंने क्या रखा है? इसमें रखा है वास्तविक सामान्य अनुसंधान क्या है और दूसरा मैंने इधर रखा है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है।
तो इधर देखिए, सामान्य अनुसंधान जो है वो वास्तविक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाता है। देखो, एक्चुअल में ऐसे लोग जो प्योरली अनुसंधान को डेडिकेट होते हैं, शुद्ध रूप से अनुसंधान को समर्पित होते हैं, वही लोग सामान्य अनुसंधान को करते हैं। इधर देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के नीचे क्या लिखा हुआ है? वास्तविक कार्यकर्ताओं द्वारा। देखो, यहां सामान्य अनुसंधानकर्ता कार्यकर्ता नहीं होते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते हैं, ये केवल क्या होते हैं? अनुसंधानकर्ता होते हैं। क्या होते हैं? अनुसंधानकर्ता, कार्यकर्ता नहीं होते हैं। जबकि ये वास्तव में क्या होते हैं? एक्शन रिसर्चर वास्तव में कार्यकर्ता होते हैं, मतलब कार्यकर्ता ज्यादा और अनुसंधानकर्ता कम होते हैं। तो एक्चुअल जो वर्कर होते हैं, किसी का क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा जो अनुसंधान पूरा किया जाता है वो क्रियात्मक अनुसंधान है। तो यहां देखिए, ये वास्तविक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाता है और ये वास्तविक कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा किया जाता है। इसका मतलब यह कि कार्य के दौरान ही पूरा होता है रिसर्च। दूसरा, इनमें देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि अगर हम स्कोप या क्षेत्र के हिसाब से इनका कंपैरिजन करें तो जो कॉमन रिसर्च है या जो वास्तविक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जो रिसर्च की जाती है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। क्षेत्र व्यापक होने का मतलब है कि सामान्य रिसर्च के जो निष्कर्ष होते हैं या रिजल्ट होते हैं उसको बहुत बड़े क्षेत्र में या लोगों के बहुत बड़े वर्ग के ऊपर लागू किया जा सकता है, जबकि एक्शन रिसर्च के जो परिणाम होते हैं या निष्कर्ष होते हैं उन परिणामों को हम केवल उसी क्षेत्र तक सीमित रखेंगे जिस क्षेत्र के लोगों को कार्यकर्ता ने अनुसंधान की विषय वस्तु बनाया है। अगर एक कक्षा के बच्चों को स्टडी करके टीचर ने एक्शन रिसर्च को पूरा किया है तो उसके निष्कर्ष उसी कक्षा तक लागू होंगे, और यदि पूरे स्कूल के बच्चों को शामिल करते हुए एक्शन रिसर्च किया तो उस स्कूल तक शामिल किया जा सकता है। क्यों ऐसा? देखो, एक्शन रिसर्च जो है वो कंडीशनल होता है, परिस्थितिजन्य होता है। क्या होता है? परिस्थितिजन्य होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक स्कूल ऐसा है जिसमें इंटरवल के बाद बच्चे घर भाग जाते हैं, और इसका कारण यह है कि इंटरवल के बाद कालांश जो है वो लगभग खाली होते हैं, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। तो इस विद्यालय से इंटरवल के बाद बच्चों के पलायन करने का कारण शिक्षकों का अभाव है। दूसरा विद्यालय ऐसा है जिसमें इंटरवल के बाद कालांश तो लगते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग कालांश नहीं होते हैं, मतलब बच्चों में इंटरवल के बाद पलायन का जो कारण है उस विद्यालय में इंटरेस्टिंग या रुचि का शिक्षण नहीं होना है। तीसरा विद्यालय ऐसा है जिसमें इंटरवल के बाद बच्चे इसलिए पलायन कर जाते हैं क्योंकि उस विद्यालय के पास में सिनेमा हॉल है और इंटरवल का बाद का जो टाइम है वो सिनेमा के शो का हो जाता है, तो काफी सारे लड़के जो हैं वो सिनेमा हॉल की तरफ चले जाते हैं। तो कहने का मतलब इन तीनों स्कूलों में पलायन तो हो रहा है, लेकिन इन तीनों स्कूलों में जो एक्शन रिसर्च के परिणाम है वो अलग अलग है। एक में कालांश का खाली होना है, दूसरे में कालांश का इंटरेस्टिंग नहीं होना है, तीसरे में स्कूल के नजदीक सिनेमा हॉल में इंटरवल के बाद शो का शुरू होना है। तो कहने का मतलब है कि परिस्थितिजन्य क्षेत्र सीमित होने का मतलब ये है कि जैसे क्षेत्र पर या जैसे छात्रों पर या जिस फील्ड के ऊपर हम एक्शन रिसर्च को पूरा करेंगे उसको वहीं तक लागू किया जा सकता है, जबकि सामान्य रिसर्च जो है उसको अपन लंबे दायरे पे या लंबे क्षेत्र पे लागू कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ तथ्यों की अशुद्धता या तथ्यों की शुद्धता का कम होना। मैंने आपको बताया कि सामान्य रिसर्च जो है उसमें ज्यादातर सेकेंडरी डेटा को यूज किया जाता है। कहने का मतलब जो अनुसंधान करने वाला होता है वो जो आंकड़े लेता है वो आंकड़े अन्य सोर्स से जहां जिनका पहले से उल्लेख है उसने खुद कलेक्ट नहीं किया है या परिस्थितियों में जाकर उन तथ्यों को खुद संग्रहित नहीं किया है। तथ्य ज्यादातर दूसरों के द्वारा संग्रहित होते हैं। इसलिए देखो, सामान्य अनुसंधान के तथ्यों की शुद्धता कम होती है, डेटा है उनकी एक्यूरेसी कम होती है, और जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में मैंने आपको बताया था कि डेटा जो है वो खुद जाके कलेक्ट करता है। अनुसंधान करता है या क्रियात्मक अनुसंधान करता है खुद एक्चुअल परिस्थितियों में जाके तथ्यों का कलेक्शन करता है, और जिनका वो प्रत्यक्षदर्शी है ऐसे तथ्यों में शुद्धता ज्यादा होती है बजाय किसके, जिनका प्रत्यक्षदर्शी सामान्य अनुसंधान करता नहीं है। फिर देखो, निष्कर्ष अधिक शुद्ध होते हैं। देखो, ध्यान देने वाली बात,
सामान्य अनुसंधान के तथ्यों की शुद्धता कम होती है, फिर भी उनके निष्कर्ष ज्यादा शुद्ध होते हैं, क्योंकि सामान्य अनुसंधानकर्ताओं को एक लंबी ट्रेनिंग दी जाती है, रिसर्च करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उस प्रशिक्षण के कारण उनके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो ज्यादा शुद्ध होंगे। तो देखिए इधर सामान्य अनुसंधान के तथ्यों की शुद्धता कम है, लेकिन निष्कर्षों की शुद्धता ज्यादा है। ऐसे इधर देखिए क्रियात्मक अनुसंधान में तथ्यों की शुद्धता ज्यादा है, लेकिन निष्कर्षों की शुद्धता अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता जो हैं वो क्या नहीं होते हैं, रिसर्च के प्रति प्रशिक्षित नहीं होते हैं, या क्रियात्मक अनुसंधानकर्ताओं को रिसर्च कार्य में उतरने से पहले किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, इसलिए उनके द्वारा जो कंक्लूजन या निष्कर्ष तैयार किए जाते हैं उनकी एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, फिर आगे देखिए अनुसंधानकर्ताओं का लंबा प्रशिक्षण, ये एक्यूरेसी ज्यादा होने का कारण क्या है, अनुसंधानकर्ताओं का प्रशिक्षण है, और यहां एक्यूरेसी कम होने का कारण क्या है, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ताओं के प्रशिक्षण का अभाव, या क्रियात्मक अनुसंधानकर्ताओं को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केवल अनुसंधान को समर्पित, यहां सामान्य अनुसंधान करने वाले हैं वो केवल अनुसंधान को समर्पित होते हैं, जबकि जो एक्शन रिसर्चर हैं वो कार्य के साथ साथ अनुसंधान करते हैं, खाली अनुसंधान को डेडिकेट नहीं होते हैं, ये कार्य को प्राथमिकता देते हुए या कार्य को संचालित करते रहते हैं, अपने मूल कार्य को ड्रॉप नहीं करते हैं, और उस काम को करने के दौरान ही उस रिसर्च को पूरा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षक पढ़ाने के दौरान, टीचिंग के दौरान जो चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों का समाधान खोज लेते हैं, समाधान खोज लिया इसका मतलब रिसर्च हो गया, बट उन्होंने अपने कार्य के दौरान किया है, कार्य के दौरान ही इस काम को किया है। तो ये बेसिकली देखो आपको मान लो 4 चीजें इनमें से उठा के दे दी कि निम्न में से कौन सी विशेषता किसकी क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है, तो पहला ऑप्शन दे दिया वास्तविक कार्यकर्ताओं द्वारा संपन्न, दूसरा ऑप्शन ये दे दिया क्षेत्र व्यापक, तीसरा दे दिया तथ्यों की शुद्धता अधिक, और चौथा दे दिया अनुसंधानकर्ता का कोई प्रशिक्षण नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए उठा के, और आपसे ये पूछ लिया कि निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है, तो इधर से आपका उत्तर ये हो गया क्षेत्र व्यापक नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। दूसरा सवाल जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे यूं सवाल पूछ लिया कि निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, तो ये 3 ऑप्शन इधर से दे दिए A, B, C, और ये चौथा ऑप्शन आपको इधर से दे दिया। देखो पहला ऑप्शन दिया क्षेत्र की व्यापकता, तथ्यों की शुद्धता कम, निष्कर्ष अधिक शुद्ध, और चौथा दे दिया वास्तविक कार्यकर्ताओं द्वारा। तो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता कौन सी होगी, वास्तविक कार्यकर्ताओं द्वारा संपन्न किया जाता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को कि विशेषता है विशेषता नहीं है। तो ये विशेषताओं का जो सवाल आएगा क्रियात्मक अनुसंधान का, उसको आप तभी कर पाओगे जब आप इसका एक कंपैरेटिव चार्ट स्टडी करोगे। अब इस चार्ट के ऊपर आपको अगले टेस्ट में कम से कम 10 सवालों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे ही आप 3 या 4 वीडियोज के माध्यम से इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद आपको एक मोर देन 100 सवालों की एक सीरीज मिलेगी ऑनलाइन, जिसमें केवल और केवल एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान के ही सवाल होंगे। आगे इसमें जो कंपैरिजन के बाकी बिंदु हैं, देखो प्रयोग का क्षेत्र व्यापक, अभी मैंने आपको बताया कि सामान्य अनुसंधान जो है उसमें अपन जो डेटा लेते हैं एक बहुत बड़े फील्ड के लेते हैं, इसलिए एक्शन रिसर्च के जो निष्कर्ष हैं उनको अपन बहुत बड़े फील्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब सामान्य अनुसंधान के जो निष्कर्ष हैं उनका प्रयोग भी हम सामान्य तरीके से कर सकते हैं, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो स्थानीय समस्याओं का समाधान देता है, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान के जो निष्कर्ष है उनकी एप्लीकेशन भी क्या होती है, सीमित क्षेत्र तक या स्थानीय क्षेत्र तक ही हो पाएगी। अगला देखो, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं परिकल्पना क्या है। तो अभी इससे मैं आपको बताऊं कि अनुसंधान का जो मैकेनिज्म है या इसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, सबसे पहले समस्या आती है, उसके बाद उसकी पहचान की जाती है, और उसके बाद उसके प्रति उस समस्या के समाधान हेतु हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। तो यहां देखिए परिकल्पना क्या है। देखो हमारे सामने कोई समस्या आई और हमारे दिमाग में एक या एक से अधिक विचार आते हैं,
कि शायद ऐसा करने से इस समस्या से हम पास आउट पा सकते हैं, इस समस्या का निराकरण हो सकता है, इस समस्या का सॉर्ट आउट मिल सकता है, इस समस्या का समाधान मिल सकता है। तो हमारे दिमाग में आने वाले एक या एक से अधिक ये जो विचार हैं वो उस समस्या का संभावित हल है। तो हम किसी भी समस्या के संबंध में ऐसे विचार लेकर चलते हैं कि शायद ऐसा करने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वो सारे संभावित हल जो हैं वो क्या कहलाती हैं? परिकल्पना। तो देखो यहाँ सामान्य रिसर्च की बात करते हैं तो देखो परिकल्पना का चुनाव करने के पश्चात उसे बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब सामान्य जो अनुसंधान होता है उसमें हम एक बार एक या कुछ परिकल्पनाओं का यदि चयन कर लेते हैं तो रिसर्च के दौरान हम उस हाइपोथेसिस को या उस परिकल्पना को बदल नहीं सकते। देखो इधर सामान्य परिकल्पना को आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सामान्य अनुसंधान में एक बार परिकल्पना को चुनने के बाद परिकल्पना को बदला नहीं जा सकता। रिसर्च के एंड तक हम उसी चीज को लेकर चलेंगे। जबकि परिकल्पना का अनुसंधान के किसी भी स्तर पर बदला जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान में हम एक बार यदि किसी हाइपोथेसिस को लेकर चलते हैं, किसी परिकल्पना को, और हमें वो परिकल्पना ठीक नहीं लगती है तो रिसर्च के दौरान हम कभी भी उस हाइपोथेसिस को बदल सकते हैं। मतलब एक्शन रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को कभी भी बदल सकते हैं, जबकि सामान्य अनुसंधान में हम रिसर्च को उसको परिकल्पना को बदल नहीं सकते। कहने का मतलब जो संभावित हल का विचार हम लेकर चलते हैं उसे सामान्य अनुसंधान में बदला नहीं जा सकता, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान के किसी भी चरण में हम उस हाइपोथेसिस में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर देखिए परिकल्पना, मैंने कहा कि किसी भी समस्या के संबंध में समाधान के संबंध में हमारे दिमाग में एक विचार आ सकता है, एक से अधिक आ सकते हैं। मतलब शायद एक समस्या के समाधान के लिए एक या एक से अधिक विचार जो हमारे दिमाग में आएंगे वो सब हाइपोथेसिस हैं। अब यहाँ कितनी हाइपोथेसिस हम लेकर चले अनुसंधान में, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखो सामान्य अनुसंधान में परिकल्पनाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। कंपैरेटिवली हम 4, 5, 6, 7 ऐसे हाइपोथेसिस लेकर चल सकते हैं। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में हम उतने ही ज्यादा सफल होंगे जितनी परिकल्पनाओं की संख्या कम रखेंगे। हाइपोथेसिस या जो संभावित हल है वो कम से कम लेकर हम क्रियात्मक अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे। और अगला जो अंतर है, समस्या विस्तृत क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। मतलब एक बहुत बड़े वर्ग, एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र या बहुत सारे लोगों की समस्या को लेकर हम चल सकते हैं किसमें? सामान्य अनुसंधान में। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में जो समस्या होती है वो स्थानीय होती है, लोकल होती है, कुछ लोगों की होती है। तो देखो यहां समस्या स्थानीय होने का मतलब है समस्या कम लोगों से संबंधित होती है और ये समस्या जो है वो अधिक लोगों से संबंधित होती है। इसीलिए तो मैंने कहा कि इसका इस्तेमाल हम सामान्य वर्ग या सामान्य लोगों पर कर सकते हैं और इसका हम विशेष क्षेत्र या विशेष लोगों के लिए ही इसके निष्कर्षों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वही, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपसे मान लो कि ये सवाल पूछ लिया गया है कि निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। सवाल को एक बार फिर सुने, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है और आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। ये देखिए, तो इधर से अपन ने जो ऑप्शन उठाए, प्रयोग का क्षेत्र स्थानीय, फिर परिकल्पनाओं का चुनाव करने के पश्चात कभी भी बदलना, फिर परिकल्पनाओं की संख्या यथासंभव कम और समस्या का स्थानीय होना। तो ये 3 विशेषताएं क्रियात्मक अनुसंधान की हैं और ये विशेषता किसकी हो गई? सामान्य अनुसंधान की। तो इस हिसाब से आप इस चार्ट से 50 सवाल बना सकते हैं, चाहे जितने सवाल बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सी विशेषता है जो इस चार्ट में क्रियात्मक अनुसंधान के नीचे रखी है वो विशेषता है, और जो इधर वाले कॉलम से है वो इसकी विशेषता नहीं है। तो सीधी सी बात है, सामान्य अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं इनका कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा और इनका कंपैरिजन जब आप करोगे तभी आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जाम के सवालों का मिल पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी जो डिस्कस किया है वो सामान्य अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं पर डिस्कशन किया है।
बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है ये। देखो, आपको क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं पढ़नी है, तो इस क्रियात्मक अनुसंधान की आने वाली विशेषताओं में सत्य और असत्य की बात करते हैं, तो तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे जब तक सामान्य अनुसंधान की विशेषताएं कंपैरेटिवली आपको तुलनात्मक रूप से नहीं आती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं, अब एक्शन रिसर्च की अपन बात करें तो देखो, मैं आपको बताऊं कि किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो एक तो होता है गतिविधि के रूप में, एक्टिविटी के रूप में शास्त्र हर सब्जेक्ट उतना ही पुराना है जितना पुराना मनुष्य सभ्यता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान मनुष्य के क्रियाकलापों में उतना ही पुराना है जितना मनुष्य की सभ्यता है। लेकिन दूसरा होता है एज ए साइंस, हम आज इस सब्जेक्ट में इसको पढ़ रहे हैं, या किसी भी चीज को हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो उसको देखो, गतिविधि के रूप में किसी चीज का पाया जाना और विज्ञान के रूप में किसी चीज का पाया जाना। आज मैं इस कक्षा में आपको एक्शन रिसर्च पढ़ा रहा हूं, वो एज ए साइंस है, वो एज ए साइंस है। और मनुष्य सभ्यता जब से है तब से आदमी को अपने कार्य करने के दौरान समस्याएं आई हैं और काम करने के दौरान मनुष्य ने समाधान ढूंढने के तौर तरीके अपना रखे हैं। तो ये क्या है? गतिविधि के रूप में है। तो देखो, गतिविधि के रूप में हर सब्जेक्ट उतना ही पुराना होता है जितनी पुरानी मानव सभ्यता। और हम बात करते हैं किसकी? साइंस के रूप में, एज ए साइंस। तो देखो, हम क्रियात्मक अनुसंधान की स्टडी आज एज ए साइंस कर रहे हैं। और एज ए साइंस कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमने अपने पाठ्य पुस्तकों में इसको नियोजित किया है, प्लान किया है। तो आज हम एक किताब के साथ इसको पढ़ रहे हैं, एक टेक्स्ट बुक के साथ इसको पढ़ रहे हैं, एक सिलेबस के साथ इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीज जो है, इसका किताबी रूप कब से आया, इसके लिए पहले आप कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट देखेंगे। तो देखो, पहला सवाल, एक्शन रिसर्च का सूत्रपात जो है वो किस राष्ट्र में हुआ है? यूएसए में हुआ है। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान की शुरुआत जो है वो किस में हुई है? यूएसए में हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। पहला सवाल। तो एक्शन रिसर्च का प्रादुर्भाव जो है वो किस राष्ट्र में हुआ है? अमेरिका में हुआ है। देखो, अमेरिका में ये जो प्रादुर्भाव हुआ है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। बेसिकली इसको अपन एक कंसेप्ट के रूप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही पढ़ रहे हैं, या आफ्टर 1945 इसको हम लिटरेचर में एक साइंटिफिक विधा के रूप में अध्ययन कर रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान को। दूसरी बात देखिए, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जॉन कॉलियर ने क्रियात्मक अनुसंधान, ये यहां अनुसंधान शब्द पढ़ना आपको, जॉन कॉलियर ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। यह अनुसंधान शब्द यहां टाइप नहीं हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जॉन कॉलियर ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का इस्तेमाल 1945 में किया। तो देखो, हु लॉन्च्ड एक्शन रिसर्च टर्म, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द जो है, देखो, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द देना और क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का जनक होना, दीज आर टू थिंग्स, ये दो अलग बातें हैं। तो ये वर्ड जो है डिक्शनरी में जो लॉन्च किया वो किसने किया है? जॉन कॉलियर ने। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, कोरे को पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और क्रियात्मक अनुसंधान शब्द के फाउंडर कौन है? क्रियात्मक अनुसंधान शब्द जॉन कॉलियर ने दिया है 1945 में। फिर देखो आगे अपन साइकोलॉजी में इस साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कर्ट लेविन। ये गेस्टाल्ट स्कूल का अनुयायी है। जैसे कॉलर, कोपका, वर्दाइमर, ये तीन इनिशियल गेस्टाल्टवादी हैं। और कॉलर, कोपका और वर्दाइमर ने गेस्टाल्ट स्कूल में जो काम किया, उस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था? कर्ट लेविन ने किया था। यह आदमी मूलतः जर्मन था। आपको पता है, कॉलर, कोपका और वर्दाइमर ने गेस्टाल्ट स्कूल का प्रादुर्भाव जर्मनी में किया है, लेकिन यह आदमी जर्मनी से कहां चला गया था? अमेरिका में। तो देखो, जर्मन मूल का था और अमेरिका में यह चला गया था। यहां देखो, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग 1946 में जर्मन अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन द्वारा मानव संबंधों को अच्छा करने के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इस्तेमाल किया। देखो, इसने युद्ध के दौरान इसको काम में लिया था जॉन कॉलियर ने। और जॉन कॉलियर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में जिस क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को यूज किया था,
उसको मानव संबंधों को समझने के लिए समाज विज्ञान, सोशल साइंसेज, मतलब आज जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो सारे ह्यूमैनिटीज है, सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट है, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, ये सब समाज विज्ञान के विषय हैं। तो देखो, मानव संबंधों को समझने के लिए समाज विज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द को किसने इस्तेमाल किया सबसे पहले? कर्ट लेविन ने। तो देखो, शब्द सबसे पहले दिया था जॉन कॉलियर ने, और जॉन कॉलियर ने ये शब्द जो वर्ल्ड वार के दौरान यूज किया था उसको ह्यूमैनिटीज या समाज विज्ञान के विषयों के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? कर्ट लेविन ने किया। इसके बाद में अगली जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है, देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक, देखो शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 से ही शुरू हो गया था। आज हम जिस चीज को एक्शन रिसर्च कहते हैं, हालांकि एक्शन रिसर्च शब्द नहीं आया था, लेकिन एक्शन रिसर्च शब्द जैसी, एक्शन रिसर्च में जिन बातों को अपन शामिल करते हैं उन एक्टिविटीज को एजुकेशन के फील्ड में 1926 में शुरू कर दिया गया था। और इसका प्रमाण जो है बकिंघम की एक पुस्तक है, रिसर्च फॉर टीचर्स। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो, हालांकि रिसर्च फॉर टीचर्स शब्द में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द नहीं रखा गया था, फिर भी ये जो पुस्तक है इसमें वो सारी बातें शामिल की गई थी जो हम एक्शन रिसर्च में अध्ययन करते हैं। खाली ये जो नामकरण है एक्शन रिसर्च का, ये इसमें नहीं हुआ था। तो हम ये मान सकते हैं कि बिना नाम के भी एक्शन रिसर्च में जो चीजें आती हैं उनको बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में उल्लेखित किया है। और ये किताब अपने सामने कब पब्लिश होकर आई थी? 1926 में। तो यहां देखिए, ये पुस्तक जो है इसका राइटर आपसे पूछ सकते हैं, रिसर्च फॉर टीचर्स के राइटर कौन है? बकिंघम। किसका उल्लेख है? क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं का। लेकिन उस समय इस अनुसंधान को यह नाम नहीं दिया गया था। यह नाम 1945 में मैंने अभी आपको बताया है कि जॉन कॉलियर ने यूज किया था। और इस शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित या एजुकेशन के सेक्टर में एक्शन रिसर्च को या क्रियात्मक अनुसंधान को पब्लिसिटी देने वाला व्यक्ति कौन है? स्टीफन मैक्सवेल कोरे। स्टीफन मैक्सवेल कोरे। तो आज हम शिक्षा के क्षेत्र में इस रिसर्च को पढ़ रहे हैं या टीचिंग के सेक्टर में इस एक्शन रिसर्च को या क्रियात्मक अनुसंधान को पढ़ रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? स्टीफन एम कोरे को। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च को प्रतिष्ठापित या प्रतिपादित करने वाले विचारक का नाम क्या है? स्टीफन मैक्सवेल कोरे या स्टीफन एम कोरे। तो ठीक है, एज ए साइंस हम इस रिसर्च टाइप को पढ़ रहे हैं, तो इसकी विधिवत शुरुआत हमें किससे करनी है? स्टीफन एम कोरे से ही करनी है। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके सामने इसकी चर्चा कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल सी बातें इनिशियली आपको इसके संबंध में देखनी है। ये तस्वीर जो आपको दिख रही है, ये आदमी स्टीफन मैक्सवेल कोरे की है। और इसने जो बेसिकली काम किया या जो चीजें आपके साथ एग्जाम में हो सकती हैं, उनमें पहला सवाल ये देखिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये, पहली बात। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएस से। और अभी मैंने शुरू में बताया था कि एज ए साइंस एक्शन रिसर्च की शुरुआत जो है वो यूएसए से ही हुई है। और यूएसए में एमडी कोरे के प्रयासों से ये कार्य जिस विश्वविद्यालय में हुआ है वो कौन सा है? कोलंबिया विश्वविद्यालय। दूसरी बात, कब? 1953 में इस विश्वविद्यालय से शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिष्ठापित किया। तो देखो, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को हम कब से अध्ययन कर रहे हैं? 1953 से। और ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ? ये सिलसिला यूएसए की कोलंबिया विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। तो तीन सवाल, यूएसए से शुरुआत, यूएसए के किस विश्वविद्यालय से शुरुआत? कोलंबिया विश्वविद्यालय से शुरुआत। किस वर्ष से? 1953 से। किस व्यक्ति के द्वारा? स्टीफन मैक्सवेल कोरे के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा सवाल देखिए, इस आदमी का, स्टीफन मैक्सवेल कोरे का संबंध भारत से भी रहा है। और यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। देखो, कोरे ने भारतीय शिक्षा मंत्रालय के लिए एक शिक्षक कॉलेज परियोजना, ये देखिए, शिक्षक कॉलेज परियोजना
में एक विदेशी सहायता तकनीशियन के रूप में भारत में 3 साल तक कार्य किया है। देखो, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, आपको बता दूं कि आगे अपन पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट में, मैं आपको बताऊंगा कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय शिक्षा को तकनीकी मंत्रालय के अधीन रखा गया था। तो 1947 से लेकर 1964 तक शिक्षा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अधीन था। 1964 से लेकर 1985 तक अलग से पृथक शिक्षा मंत्रालय गठित रहा। तो जब भारत में अलग से शिक्षा मंत्रालय था, अलग से शिक्षा मंत्रालय था, कब से कब तक अलग से शिक्षा मंत्रालय था? 1964 से 1985 तक। ठीक है, उस दौरान भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक शिक्षक कॉलेज परियोजना जो शुरू की गई थी, उसमें एक फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में इस आदमी को भारत बुलाया गया था, स्टीफन एम कोरे को। तो देखो, भारत में कॉलेज शिक्षा प्रोजेक्ट के लिए इसने 3 साल तक एक एक्सपर्ट की भूमिका निभाई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और इससे आगे देखो, 1985 के बाद में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का गठन हो गया और अब वापस फिर शिक्षा मंत्रालय का गठन हो गया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको स्कूल मैनेजमेंट में बताऊंगा। यहां सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्टीफन एम कोरे का संबंध जो है वो भारत से रहा है। भारत की किस परियोजना से? शिक्षक कॉलेज परियोजना से। एक फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में कितने वर्ष तक इसने अपनी भूमिका निभाई है? इसने 3 वर्ष तक अपनी भूमिका निभाई है। फिर देखो, इसकी 2 पॉपुलर किताबों के नाम मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसमें से पहली किताब कौन सी है? इनकी पहली किताब ये है, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान, या फिर इसका है एक्शन रिसर्च टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिस। ये एडजेक्ट नाम है इसकी। ये पुस्तक जो है वो अंग्रेजी में लिखी हुई है, एक्शन रिसर्च टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिस, और इसको हिंदी में अपन कहेंगे विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान। इस पुस्तक में उसने एक्शन रिसर्च का उल्लेख किया है। देखो, आप मेन कंटेंट के साथ शूट करेंगे। अब मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इसने 2 किताबें लिखी हैं। पहले अगली किताब के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, इसमें अपनी पुस्तक एक्शन रिसर्च, ये इसकी दूसरी पुस्तक है एक्शन रिसर्च, और पहली पुस्तक जो है मैंने आपको इधर बताई है अभी, ये देखिए एक्शन रिसर्च टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिस। तो दोनों ही एक्शन रिसर्च पर है। यहां देखो, पहली पुस्तक में इसने क्या किया है? एक्शन रिसर्च। इसमें एक्शन रिसर्च नामक पुस्तक में एमडी कोरे ने अनुसंधान के 2 टाइप बताए, पहला फंडामेंटल रिसर्च और दूसरा क्रियात्मक अनुसंधान। देखो, एक्शन रिसर्च पुस्तक में उसने रिसर्च को क्लासिफाई किया है, 2 प्रकार बताए, मौलिक अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। तो देखो, ये वर्गीकरण तो दिया है इसने एक्शन रिसर्च नामक पुस्तक में। और दूसरा ये देखिए इधर, ये एक्शन रिसर्च टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिस, इसमें इसने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में डिटेल से लिखा है। तो पहली पुस्तक में इसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और दूसरी पुस्तक में इसने क्या किया है? इस एक्शन रिसर्च के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, इसमें देखिए क्रियात्मक अनुसंधान की डेफिनेशंस क्या हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर 1953 हम इसे एज ए साइंस डिस्कस कर रहे हैं, एक विज्ञान के रूप में हम इसे अध्ययन कर रहे हैं। तो स्टीफन एम कोरे ने इसकी जो डेफिनेशन दी है, देखिए यहां इस स्लाइड में आपके सामने 2 डेफिनेशन मैंने प्रोजेक्ट की है। कितने डेफिनेशन प्रोजेक्ट किए? 2 डेफिनेशन प्रोजेक्ट किए। पहली डेफिनेशन आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है, दूसरी ये जो कलर्ड डेफिनेशन है ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मिलेगी। तो देखो, पहली डेफिनेशन में एमडी कोरे ने कहा है कि शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। तो सबसे पहले उसने ये बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य करने वाले हैं, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे प्रधानाध्यापक हैं, कोई भी हैं, वो शिक्षा में जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, एक्चुअल में कार्य करने वाले हैं, वो अपने कार्यों में सुधार के लिए जो अनुसंधान करते हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान है। दूसरी डेफिनेशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षण के क्षेत्र में निर्देशन, किसी भी प्रकार का डायरेक्शन, संशोधन
किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट या रिफॉर्मेशन और मूल्यांकन, इवेल्युएशन, ये तीन शब्द देखिए, ये तीनों शब्द अपने डेफिनेशन में स्टीफन कोरे ने लॉन्च किए। देखो, शिक्षण के क्षेत्र में निर्देशन, संशोधन और मूल्यांकन हेतु अपनाए जाने वाले अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। देखो, एज ए साइंस शिक्षण के क्षेत्र में वास्तव में काम करने वाले कार्यकर्ता निर्देशन, संशोधन और मूल्यांकन के लिए जो भी अनुसंधान करेंगे वो सब क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान है। तो स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, देखिए मैं यहां आपको एक बता रहा हूं, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन दे दिया निर्देशन, पहला ऑप्शन दे दिया निर्देशन, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया सुधार या संशोधन, और तीसरा ऑप्शन दे दिया मूल्यांकन, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया उपयुक्त सभी। अब यहां देखिए, इस परिभाषा को हमने खोला है, तो ये मतलब शिक्षण के क्षेत्र में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन, ये तीनों ऑब्जेक्ट जिस अनुसंधान से पूरे होते हैं वो क्या है? एक्शन रिसर्च है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां आपको ये बताया जाता है कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसके तथ्यों को, उसके कंटेंट्स को आप अलग करके देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी इस डेफिनेशन के संबंध में बताया कि कोरे ने निर्देशन, संशोधन, मूल्यांकन किस क्षेत्र में? शिक्षण के क्षेत्र में। किसके द्वारा? शिक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले कर्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाले अनुसंधान को एक्शन रिसर्च कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन आप इसके नीचे देखेंगे मुनरो की, क्या लिखा है इसमें? क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की वह रीति है। तो यहां देखिए, यहां इसमें एनालिसिस कर रहे हैं अपन, समस्याओं के अध्ययन की एक रीति है। क्या करती है? जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक रूप या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो देखो, हमें क्रियात्मक अनुसंधान के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तथ्यों की। और तथ्य कौन से जरूरी हैं? ये थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ये कौन से तथ्यों पर आधारित होते हैं? प्राथमिक तथ्यों पर। प्राथमिक तथ्य कौन से होते हैं? प्राथमिक तथ्य वो होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता ने फील्ड में जाकर, इंडिविजुअली खुद फील्ड में जाकर जिन तथ्यों को कलेक्ट करता है, किसी सोर्स से हमने उनको नहीं उठाया है, प्रत्यक्ष में जिन तथ्यों को हमने देखा है, जाना है, उन्हीं तथ्यों को इसमें शामिल किया जाता है। तो देखो, समस्याओं के अध्ययन की रीति है और किस पर आधारित है? तथ्यों पर आधारित है। कैसे तथ्यों पर आधारित है? प्राथमिक तथ्यों पर आधारित है। ऐसी रिसर्च को हम मुनरो के अनुसार क्या कहेंगे? एक्शन रिसर्च कहेंगे। फिर तीसरी डेफिनेशन आप इसमें देखिए किसकी है? मोले की है। इसमें लिखा है शिक्षक या कर्ता। देखो, शिक्षक तब है जब शिक्षण कर रहा है, और शिक्षण कर रहा है तब वो एज ए एक्टर ही है। तो शिक्षक और कर्ता दोनों शब्द इसमें यूज किए हैं। मोले ने कहा कि शिक्षक या कर्ता के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं में से, देखो, जब कोई आदमी काम कर रहा होता है फील्ड में, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। देखना इसको, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं में से कौन सी समस्याएं जो हमसे तत्काल समाधान की मांग कर रही है? हम जब काम कर रहे होते हैं तब हमारे सामने कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका सॉर्ट आउट हमें इमीडिएट चाहिए, उसी समय चाहिए। ऐसी समाधान की मांग करने वाली समस्याओं के समाधान हेतु किया जाने वाला अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान है। देखो, मोले की जो डेफिनेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जब कोई शिक्षक या कोई रिसर्चर वास्तव में काम कर रहा है, तो काम करने के दौरान उसके सामने कई टाइप की समस्याएं आती हैं। अब उनमें से कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान हम डिले कर सकते हैं, बाद में ढूंढ सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान हमें इमीडिएट चाहिए, उसी समय। अदरवाइज हम उस कार्य को आगे संचालित कर ही नहीं सकते, अदरवाइज हम उस कार्य को आगे कंडक्ट कर ही नहीं सकते। तो ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हम जिस अनुसंधान को या जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे। किसके अनुसार? मोले के अनुसार। यहां अगली जो डेफिनेशन आपको देखनी है
इधर देखिए, गुड ने इसकी जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, थोड़ा सा आप इसको रीड आउट कीजिए एक बार। क्रियात्मक अनुसंधान किसका कार्य है? ये डेफिनेशन आपको बता रही है कि क्रियात्मक अनुसंधान टीचर्स कर सकते हैं, निरीक्षक कर सकते हैं और प्रशासक कर सकते हैं। टीचर्स, ऑब्जर्वर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो यहां देखिए गुड ये इस बात को केवल टीचिंग तक सीमित नहीं रख रहा है। गुड ये टीचिंग के सेक्टर में, इंस्पेक्शन के सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर में, तीनों में इसको लेके जा रहा है। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा पाने निर्णय व कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए किए जाने वाला अनुसंधान है। तो देखो, ये यहां अपने हैं, पाने की जगह क्या पढ़ोगे? अपने। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों व कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए। तो कोई भी टीचर, कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपने निर्णयों व कार्यों में गुणात्मक उन्नति चाहता है, क्वालिटिव इंप्रूवमेंट चाहता है, या अपने जजमेंट्स में जो इंप्रूवमेंट चाहता है, उसके लिए उसे कार्य के दौरान जो अनुसंधान करना होता है वो अनुसंधान क्या कहलाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसको बहुत ही सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्य प्रणाली में वास्तव में काम करने वाले लोग जो हैं वो अपने निर्णयों और कार्यों में उन्नति करना चाहते हैं, अपने कार्यों में और निर्णयों में गुणात्मक उन्नति करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें जो भी रिसर्च करनी पड़ेगी वो सारी रिसर्च किस कैटेगरी में आएगी? क्रियात्मक अनुसंधान की कैटेगरी में आएगी। ये गुड्डे एंड हॉट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप थोड़ा गौर करेंगे। जैसे कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनका कलर चेंज किया हुआ है, कलर्ड है, उनको आप ढंग से देखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एमडी कोरे की 2 डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन जिसमें मैंने आपको बताया निर्देशन है, सुधार है और मूल्यांकन है, वो 3 वर्ड बताए हैं। यहां गुड्डे एंड हॉट की डेफिनेशन देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध विद्यालय के प्रत्येक परिवर्तनकारी कार्यक्रम के प्रत्येक अंश से लिया जाता है। ये देखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध विद्यालय के प्रत्येक परिवर्तनकारी कार्यक्रम के प्रत्येक अंश से है। तो यहां इसको बहुत ही शॉर्ट में कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो विद्यालय का परिवर्तनकारी कार्यक्रम है, परिवर्तनकारी कार्यक्रम है। देखना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने समराइज कर दिया है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय का परिवर्तनकारी कार्यक्रम है, ऐसा किसने कहा है? गुड्डे एंड हॉट ने। विद्यालय में किसी भी प्रकार का विद्यालय व्यवस्था में बदलाव लाने वाली जो रिसर्च है, विद्यालय के चाहे वो ढांचागत परिवर्तन में हो, चाहे वहां की मानवीय संपदा के व्यवहार में परिवर्तन की बात हो, कार्य करने के दौरान उनकी जो चुनौतियों का समाधान करने की या सामना करने की जो शैली है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, तो वो सारा का सारा परिवर्तन जो है वो किसकी बदौलत आएगा? क्रियात्मक अनुसंधान की बदौलत आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, एक बार फिर देखेंगे इसको। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध विद्यालय के प्रत्येक परिवर्तनकारी कार्यक्रम के प्रत्येक अंश से है। मतलब वो घटना, वो हर घटना जो विद्यालय के वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ला सकती है, बदलाव ला सकती है, वो 100% किसका परिणाम है? क्रियात्मक अनुसंधान का परिणाम है। फिर जैन फ्रांसिस की डेफिनेशन देखिए, क्या कहता है? क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति या समूह द्वारा, क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति या समूह द्वारा अपने कार्य के दौरान आई हुई समस्याओं का समाधान पाने हेतु विधि पूर्वक, ये देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान अकेले व्यक्ति से संबंधित हो सकती है, समूह से संबंधित हो सकती है। कार्य के दौरान, ये देखो, काम करने के दौरान समस्याओं का समाधान पाने हेतु विधि पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन है। विधि पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन का मतलब है कि उस स्टडी को हम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हम कोई अकेला व्यक्तियों का कोई समूह काम कर रहा होता है और उस कार्य के दौरान उनके सामने कोई समस्या आती है और उस समस्या का समाधान विधि पूर्वक ढूंढा जाता है या हल किया जाता है उस समस्या को, ताकि उस क्षेत्र की उपलब्धियों का या कार्य क्षेत्र की उपलब्धियों को बढ़ाया जा सके, उस अनुसंधान को हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान। ये किसने डिफाइन किया है?
ये डिफाइन किया है जैन फ्रांसिस ने। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस आपके सामने और हैं। देखिए, सारा ब्लैक की 2 डेफिनेशन लिखी हुई है। इन दोनों में से मैंने एक डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट बताई है, जिसको कलर्ड कर रखा अपन ने। पहली डेफिनेशन केवल पढ़नी है आपको। विद्यालय अभ्यास में सुधार के लिए स्कूल द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्कूल की समस्याओं से संबंधित किए गए शोध क्रियात्मक शोध है। देखो, स्कूल के दैनिक जीवन में स्कूल द्वारा व्यक्तिगत रूप में समस्याओं का समाधान, तो कोई भी विद्यालय अपने स्तर पर अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो भी अनुसंधान करता है वो एक्शन रिसर्च है। दूसरी महत्वपूर्ण डेफिनेशन क्या है? विद्यालय की समस्याओं के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक अनुसंधान को, तो देखो इसको शॉर्ट में कैसे कह सकते हैं? विद्यालय की समस्याओं के संबंध में, विद्यालय की समस्याओं पर अनुसंधान, स्कूल की समस्याओं के ऊपर जो भी अनुसंधान है वो एक्शन रिसर्च कहलाएगा। ये बिल्कुल ब्रीफ में, शॉर्ट में आपको इसको देखना है। फिर अगली परिभाषा मैकग्रेथ की है। क्या कहता है ये? क्रियात्मक अनुसंधान संगठित। तो देखो, पहली बात तो क्रियात्मक अनुसंधान संगठित है, एक खोजी गतिविधि है, खोजने की परंपरा या प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य परिवर्तन करना और सुधार। तो देखिए, इसकी विशेषताओं में ये एक संगठित गतिविधि है, ये खोजी गतिविधि है, इसका उद्देश्य परिवर्तन लाना है, इसका उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना है। ये व्यक्ति विशेष के लिए हो सकती है और ये समूह द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, और व्यक्ति या समूह विशेष द्वारा कोई भी अगर चेंज या परिवर्तन लाया जाता है तो इसमें काउंट करेंगे। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, जॉन डीवी ये कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किस विचारक ने क्रियात्मक अनुसंधान को प्रगतिशील प्रक्रिया कहा है या प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं आपको रिफोकस कर रहा हूं, जो डेफिनेशंस आपको इस चैप्टर में महत्वपूर्ण देखनी है उसमें सबसे पहले एमडी कोरे की ये दूसरी डेफिनेशन आप इंपॉर्टेंट मानेंगे, जिसमें 3 ऑब्जेक्ट निर्देशन, संशोधन और मूल्यांकन बताए गए हैं। दूसरी डेफिनेशन आप जो इंपॉर्टेंट मानेंगे वो है आपके सामने गुड्डे और हॉट की डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन जो आप इंपॉर्टेंट मानेंगे वो सारा ब्लैक की दूसरी डेफिनेशन। और फाइनली आपको जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन माननी है वो किसकी है? जॉन डीवी की। ये 4 डेफिनेशन तो आपको याद रखनी है। बाकी डेफिनेशंस जो हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति को समझने के लिए करनी है। ये मेन जो बातें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ये इस कक्षा में, जैसे पिछली कक्षा में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है और इस कक्षा में मैंने इसका जो डेफिनेशन का पार्ट है ये बताया है। अब देखो, मैं आपको लास्ट 5 मिनट में इस क्लास में क्या बता रहा हूं। अभी तक अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी है, इन परिभाषाओं से ही हम किसको निकालेंगे? इसकी विशेषताओं को निकालेंगे। तो इन डेफिनेशन से हमारे सामने देखो क्रियात्मक अनुसंधान का जो सामान्य निष्कर्ष निकल कर आया है, कंक्लूजन जिसको अपन कह सकते हैं, वो ये है आपके सामने जो है। क्या है? क्रियात्मक शोध शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है, प्रशासकों द्वारा किया जा सकता है, परामर्शदाताओं द्वारा किया जा सकता है या अन्य लोगों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, यहां देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षकों, प्रशासकों, परामर्शदाताओं व अन्य लोगों द्वारा शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया या पर्यावरण में निहित रुचि रखने वाले किसी भी व्यवस्थित जांच के रूप में परिभाषित किया जाता है। विशेष स्कूलों को कैसे संचालित किया जाए तथा विद्यार्थी तथ्यों को कैसे संकलित करें आदि इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और प्रक्रियाओं का निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अर्थात इस अनुसंधान का अंतिम ध्येय वास्तविक क्रियाओं में सफलतापूर्वक सुधार करना है। तो देखो, किसी भी कार्य प्रणाली में, नॉट ओनली इन सेक्टर ऑफ एजुकेशन, किसी भी कार्य प्रणाली में हम अगर ऐसा करते हैं तो वो एक्शन रिसर्च में आता है। ये पूरी इन डेफिनेशंस की समरी मैंने आपको बताई है। अब इसमें देखिए, जो डेफिनेशंस अपन ने पढ़ी हैं उसके हिसाब से अपन अगली क्लास में जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र की
चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में मैंने जो आपको बताया उसको आप देखेंगे। देखिए, आपको ऐप में सभी टॉपिक्स के जो वीडियोज हैं वो सीक्वेंस में मिलेंगे। अगर एक टॉपिक के ऊपर एक से ज़्यादा वीडियो हैं तो उनके ऊपर सीरियल नंबर लगा होगा, नंबर 1, 2, 3। तो एक्शन रिसर्च पर 3 या 4 जो भी वीडियो बनेंगे उनके ऊपर एक्शन रिसर्च पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू सो मच।